नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में स्वागत आप सबका। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 बाजार संतुलन आज हम स्टार्ट करेंगे। बाजार संतुलन। बाजार संतुलन आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 और चैप्टर 4 यहां से स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 में बात की थी उपभोक्ता की मांग की और चैप्टर 4 में बात की थी पूर्ति की। ये बात की थी। इन दोनों से मिलके और इन दोनों की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे बाजार संतुलन की। व्यक्ति विशेष के मांग वक्र का जिक्र हमने किया था आपके चैप्टर संख्या 2 में। एक व्यक्ति का मांग वक्र जो है वो क्या बताता है कि किसी भी दी हुई कीमत पर कोई भी उपभोक्ता कितनी वस्तुएं खरीदना चाहता है या कितनी वस्तुएं खरीदने का इच्छुक होता है, वो एक व्यक्ति का मांग वक्र है। एक व्यक्ति का क्या हो गया बेटा? मांग वक्र हो गया एक व्यक्ति का। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, दूसरा व्यक्ति आया उसका मांग वक्र हो गया, तीसरा आया उसका मांग वक्र हो गया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, सातवां आया और जुड़ते गए, बहुत सारे हुए। सारे उपभोक्ता मिल गए और सबके मांग को जोड़ दिया हमने, बन गया बाजार मांग। क्या बन गई? बाजार मांग। इसी प्रकार चैप्टर 4 में हमने पढ़ा पूर्ति की बात। वहां पे फर्म का उद्देश्य होता है क्या? लाभ कमाना। घाटा क्यों खाएंगे हम? चैप्टर 4 में हमने किसी भी फर्म की बात की तो फर्म का उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है। बाजार में एक फर्म ने कुछ बेचा, वही बात दूसरी फर्म आके जुड़ गई, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और पूरे बाजार में जितनी भी फर्में हैं उन फर्मों की जो पूर्तियां हैं उन सबको जोड़ दिया तो वो बन गया आपकी बाजार पूर्ति। क्या बन गया बेटा? बाजार पूर्ति। बाजार समझ रहे हैं ना? बाजार जहां पे बिकते हैं कौन? वस्तुएं। हम नहीं बिकेंगे, मैं तो खुद बिकने को आया बाजार में और दुकानदार मुझको खरीदार समझने लग गए। ऐसा नहीं होता है। बाजार संतुलन की बात करेंगे। बाजार संतुलन की बात करने से पहले थोड़ी सी और बात करेंगे हम कि बाजार संतुलन क्या है। उससे पहले एक बात करें कि इसमें उपभोक्ता के व्यवहार की बात करेंगे। उपभोक्ता के व्यवहार की बात करेंगे और फर्म के व्यवहार की बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी बात हम इसके बारे में करें। उपभोक्ता जो है वो किसी वस्तु की मांग कब करता है, किसी वस्तु के लिए क्या चाहता है, उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है मार्केट में जाने का? पानी पूरी खाना नहीं। और पानी पूरी कहाँ खाएगा वो? जहाँ उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। जहाँ उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। और भी वहाँ पे जो है आइसक्रीम खाएगा और उसको खिलाएगा अपने दोस्तों को। भाई दोस्त नाराज नहीं हो जाएंगे क्या? तो जहां पे उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी वहां पे उपभोक्ता जो है उतनी वस्तुओं की मांग करेगा। और फर्म जो है उसका उद्देश्य क्या होता है कि जहां उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा वहां पे जो है वो अपनी पूर्ति कंफर्म करेगा। अब बात करते हैं संतुलन की। संतुलन कहां पे होता है? बाजार संतुलन। बाजार संतुलन की बात करें यहां पे पूर्ण प्रतियोगिता की पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, इसके संदर्भ में देखेंगे। हालांकि अल्पाधिकार या एकाधिकार की बात बाद में करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का नाम सुना होगा आपने। कई बार इसको पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार भी लिखा जाता है। एक ही बात है, फुल कंपटीशन मार्केट जो है वो होगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आप पढ़ चुके हैं। ऐसा बाजार जहां पे क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यानी ऐसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में
बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं जिनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। उद्देश्यों की बात हमने की है। अब संतुलन कहां पे बनेगा? भाई एक तो बाजार की मांग हो गई, एक उपभोक्ता की मांग और बहुत सारे उपभोक्ताओं की मांगों को जोड़ दिया हमने, बाजार मांग बन गई। दूसरी हो गई, हमने एक फर्म की पूर्ति हो गई, विभिन्न प्रकार की फर्मों को हमने, सारे मार्केट की जितनी भी फर्में हैं उनकी पूर्तियों को जोड़ दिया तो बन गया बाजार पूर्ति। तो क्या बाजार जो है अपनी मांग को बढ़ाता जाएगा? कहीं ना कहीं तो रुकेगा। क्या फर्म जो है अपनी पूर्तियों को बढ़ाते जाएंगी? कहीं ना कहीं तो रुकेंगी। एक स्थिति ऐसी आएगी, जितनी पूर्ति उतनी मांग। जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाएगी वहां पे बेटा होगा बाजार संतुलन। वो बैलेंस की बात होगी जहां पे बाजार मांग और बाजार पूर्ति जो है वो बराबर होगी, वहां पे आपका संतुलन होगा। ये इस बात को दिमाग में आप रख लें। और यहाँ पे कीमतें जो हैं आपकी दी हुई हैं, स्थिर हैं, कीमतों में चेंज नहीं हो रहा है। ये बात दी गई कीमतों पर, ये सारी चीजें जो हैं वो ये होगा कि दी गई कीमतों पर बाजार मांग, दी गई कीमतों पर बाजार पूर्ति, यहाँ पे बात होगी। और जिस कीमत पे बाजार मांग और बाजार पूर्ति आपकी बराबर होगी उस कीमत को हम कहते हैं बैलेंस प्राइस या संतुलित या संतुलन कीमत। जिस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होती है उसको हम जो है कहते हैं क्या? संतुलित कीमत। अब संतुलन से बाहर जाके अगर व्यवहार की बात करें तो क्या होता है? संतुलन से बाहर व्यवहार की बात हम करते हैं तो क्या होता है? एक जनाब थे अर्थशास्त्र से रिलेटेड, सुना होगा नाम आप लोगों ने, कौन? वही हमारे एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ साहब जो है 1723 से लेके 1790 तक इस दुनिया में रहे। 1723 में आए और 90 में जो है हमें बहुत कुछ दे के चले गए। उनकी मान्यता रहती है कि जब भी बाजार में असंतुलन की स्थिति आती है, असंतुलन का मतलब या तो बाजार मांग बाजार पूर्ति से ज्यादा हो गई या बाजार पूर्ति जो है बाजार मांग से ज्यादा हो गई, तो वो असंतुलन की स्थिति है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक इनविजिबल हैंड काम करता है, भूत प्रेत जैसा ना, कुछ अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, मार्केट की कुछ इनविजिबल हैंड्स काम करते हैं जो उसको वापस से संतुलन में ला देंगे, जो उसको वापस से संतुलन में ला देंगे, वापस से कीमतों में चेंज कर देंगे। कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतों को डाउन ला देंगे, कीमतें डाउन आ गई, कीमतों को ऊपर कर देंगे। बाजार की शक्तियां काम करेंगी और लास्ट में कहां पे आके मामला रुकेगा? संतुलन में आके रुकेगा। ये बात है संतुलन से बाहर के व्यवहार की। फर्मों की स्थिर संख्या की स्थिति में जो है हम बाजार संतुलन की बात करते हैं। बाजार संतुलन किस कंडीशन में? अगर फर्मों की संख्या स्थिर है। इसमें जो है हम रेखाचित्र के द्वारा जो है बाजार मांग को और बाजार पूर्ति को समझेंगे। बाजार संतुलन, फर्मों की संख्या जब स्थिर है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, जितनी भी हैं, स्टेबल हैं, तब जो है एक मार्केट मांग वक्र और पूर्ति वक्र के द्वारा जो है बाजार संतुलन को हम समझेंगे। इस बात में देखिए, मांग वक्र आपने पढ़ा है चैप्टर 2 में, पूर्ति वक्र पढ़ा है आपने चैप्टर 4 में, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 दोनों को मिला के। ये आपका बनाएंगे हम ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, है ना, ये मूल बिंदु। इसके ऊपर उत्पादन की मात्रा, इसके ऊपर उत्पादन की मात्रा जिसको हम लिखते हैं Q से। किससे लिखते हैं?
क्यू से, और यहाँ पे लेंगे हम कीमत। यहाँ पे क्या लेंगे? कीमत। अब मान लीजिए यहाँ पे दोनों वक्रों की बात हम करेंगे, एक मांग वक्र और एक पूर्ति वक्र। मांग वक्र कैसे बनेगा? इधर से इधर बनेगा या इधर से इधर बनेगा। मांग वक्र के बारे में हमने देखा था कीमत के साथ साथ मांग का नियम, बेटा आपने पढ़ा था ना। मांग का नियम क्या कहता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग की मात्रा गिरती है, और जब कीमतें घटती हैं तो मांग का मान बढ़ता है। यानी विपरीत संबंध होता है कीमत और मांग की मात्रा में। और जब विपरीत संबंध होगा तो इसका मतलब यहाँ पे मांग वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक होगा। ढाल ऋणात्मक का मतलब ऊपर से नीचे गिरता हुआ, और ऊपर से नीचे गिरता हुआ कैसे बनेगा? इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कर दो, स्लाइडिंग स्लोप ये बना दिया। इसको हमने कह दिया क्या? ये हमारा है मांग वक्र डी। पूर्ति वक्र, पूर्ति का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, और पूर्ति का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, विभिन्न फर्म जो हैं उनको ऐसा लगेगा कीमतें बढ़ी हुई हैं, हम ज़्यादा मात्रा में बेचेंगे, और ज़्यादा मात्रा में बेचेंगे तो ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे पूर्ति का मान बढ़ता है, और सीधा संबंध होता है। इसका मतलब हमारा जो पूर्ति वक्र है उस पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है, और पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होगा तो ग्राफ यहाँ से चलेगा और ऐसे चलेगा। ये बन गया क्या आपका? सही है क्या? थोड़ा सा इधर कर दें, हमें क्या जाता है? ये बन गया आपका पूर्ति वक्र। ये बन गया बेटा पूर्ति वक्र। डी इसलिए लिखा, डिमांड एंड डिमांड, सप्लाई सप्लाई, ये पूर्ति वक्र बन गया। पूर्ति वक्र जहां बना और मांग वक्र जहां पे आपस में, पूर्ति और मांग वक्र जहां पे दोनों काटते हैं वहां पे संतुलन की स्थिति बनती है। और संतुलन की स्थिति में ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु आपका ये दिख रहा है ना, ये वाला ये करके दिखाओ, है ना। यहाँ पे आपका संतुलन होगा और यहाँ पे संतुलन होगा। इसका मतलब यहाँ पे कीमतें क्या निर्धारित हो जाएंगी? ये मान लीजिए यहाँ पे बना है ना, यहाँ पे कीमत का निर्धारण होगा, और यहाँ पे आपका जो है उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होगा। और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण आप यहाँ जो भी मर्जी आए लिख सकते हैं, बड़ा क्यू, छोटा क्यू, Q1, Q2, Q3, Q4, जो दिल में आए लिख डालिए। कीमत जो है यहाँ पे Q लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे हम P, ठीक है। ये इस कीमत P पर बाजार संतुलन जो है वहां पे मांग की मात्रा OQ के बराबर, पूर्ति की मात्रा OQ के बराबर, ये संतुलन की स्थिति है। ये है हमारी संतुलन की स्थिति। यहाँ पे इस कीमत पर जितनी मात्रा में फर्में जो हैं वो अपनी वस्तुओं को बेचना चाहेंगी तो उतनी की उतनी डिमांड होगी, उतनी की उतने उपभोक्ता जो है उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे। समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए कुछ बात ऐसी बनती है कि हमने कहा कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई, और कीमतें बढ़ के जो है वो कहाँ पे पहुंच गई? यहाँ पे आ गई। कीमतें हो गई P1, कीमतें हो गई बेटा P1, और P1 कीमत जहां होगी वहां पे देखिए आप ये P1 कीमत है, और इस P1 कीमत पर आप देखिए ये वाला जो बिंदु है ना, ये, और एक ये बिंदु, ये जो बिंदु है ये हमारे मांग वक्र का है। आप अगर इसको नीचे देखेंगे, अगर नीचे लेके जाएं आप देखेंगे तो यहाँ पे, जरूरी नहीं है आप खींचें, यहाँ पे जो है इस जगह जाएगा, यहाँ पे आपकी मांग की मात्रा होगी। यहाँ पे मांग की कीमत बढ़ी, मांग की मात्रा यहाँ पे होगी। पहले दूसरे बिंदु पे थी, अब मांग की मात्रा कम हो गई है कीमत बढ़ते ही। ये तो हो गई आपकी मांग की मात्रा। सप्लाई कर्व को कीमत वाली जो रेखा वो यहाँ पे काट रही है, ये आपका जो है वो सप्लाई कर्व की मात्रा होगी, यानी पूर्ति का मान बढ़ गया
पूर्ति का मान बढ़ गया, ये इधर जाएगी। ये मैं लाइनें इसलिए नहीं खींच रहा हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, बहुत सारी लाइनें, पता नहीं कौन कौन सी लाइनें होगी। आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पे इस बिंदु पे जो है आपका पूर्ति वक्र बनेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है यहां पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आपका पूर्ति वक्र जो है वो इधर है, मांग वक्र इधर है, यानी यहां पे पूर्ति का मान मांग से ज्यादा है, पूर्ति का मान मांग से ज्यादा है। तो ये वाले आपके दो बिंदु जो हैं ए बी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया बेटा अधिपूर्ति कहते हैं। अधिपूर्ति का मतलब जब पूर्ति का मान मांग से ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं अधिपूर्ति। क्या कहते हैं? अधिपूर्ति। अधिपूर्ति हो गई यानी पूर्ति का मान ज्यादा हो गया, मांग कम हो गई। तो पूर्ति का मान ज्यादा होने पे लोगों के पास, यानी फर्मों के पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है। फर्मों के पास क्या पड़ा है? बहुत सारा स्टॉक पड़ा है। मांग कम है, और मांग कम है, स्टॉक ज्यादा है, तब क्या करेंगे? बहुत सारी फर्म सोचेंगे यार दुनिया भर का माल पड़ा है, इसको मार्केट में बेचने के लिए क्या करेंगे, कब बिकेगा बहुत सारा माल। तो जो मार्केट की कीमत थी उससे थोड़ा सा गिरा दिया, अपनी कीमतों को डाउन किया, और अपनी कीमतों को डाउन करके मार्केट में अपने स्टॉक को बेच दिया। कीमतों को डाउन किया, और कीमतों को डाउन करके कब बिकेगा? जब वापस से, यानी हमने कहा था कि इनविजुअल हैंड काम करता है, जहां पे बाजार की शक्तियां काम करती हैं और वापस से संतुलन पे आ जाता है। यानी यहाँ पे अधिपूर्ति की स्थिति होते ही कीमतें डाउन की, और कीमतें डाउन होकर वापस से कहाँ पे आ जाएंगी? कीमतें पी बिंदु पे आ जाएंगी, यानी ये कीमत स्तर आपका हो गया, और इस कीमत स्तर पर वापस से बाजार संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। ये बात होगी अधिपूर्ति की। प्रश्न बनता है कि अधिपूर्ति की स्थिति क्या है? अधिपूर्ति की स्थिति का मतलब बाजार की वो स्थिति जहां पे पूर्ति का मान मांग से ज्यादा होता है। प्रश्न बनता है कि बाजार संतुलन कहां पे होता है? बाजार संतुलन वहां पे होता है जहां पे पूरे बाजार की मांग पूरे बाजार की पूर्ति के बराबर होती है, वहां पे जो है बाजार संतुलन की स्थिति में रहता है। जैसे हमने बात की पी बिंदु से कीमत बढ़ के हो गई P1, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़े ना कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें गिर गई, कीमतें गिरी, यहाँ पे मान लीजिए आपकी कीमतें आ गई P2 पे, और P2 पे कीमतें आई तो संतुलन कैसे बनेगा? यहाँ पे इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, हम इसको देखेंगे। देखिए ये बना, एक पॉइंट आपका ये बना, इसको आपने कहा C, और इसको D तो नहीं कहूंगा, D आ गया नीचे, E कहते हैं, C और E। यहां पे देखिए आपका डिमांड कर्व इधर है और सप्लाई कर्व इधर है। पूर्ति वक्र लेफ्ट में है, मांग वक्र दाहिनी ओर है। देखिए यहाँ पे पूर्ति का मान कम है और मांग का मान ज्यादा है। यहाँ पे मांग ज्यादा है किससे? पूर्ति से, इसलिए इसको कहते हैं अधिमांग की स्थिति। क्या कहते हैं? अधिमांग की स्थिति। क्या कहेंगे? उल्टा सीधा लिखा गया क्या? यहाँ पे लिख देता हूं, अधिमांग की स्थिति। अधिमांग का मतलब, प्रश्न बनता है अधिमांग का मतलब बाजार की वो स्थिति जहां पे मांग का मान पूर्ति के मान की बजाय ज्यादा होता है, तो उसको कहते हैं अधिमांग। और अधिमांग हो गई तो क्या हो गया? मांगने वाले ज्यादा और बाजार में सप्लाई कम। और मांग ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनको अपनी जरूरत का सामान मिल नहीं रहा है। देखिए आपने एग्जाम्पल देखा होगा, कोविड के टाइम पे कुछ चीज़ों की कमी पड़ी। मार्केट में बिकने वाला पोर्टेबल सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, छोटे छोटे इतने इतने जो सिलेंडर आ रहे थे, 1 लीटर 2 लीटर वाले, घर पे काम में लेने के लिए, अचानक किसी को अस्थमा अटैक या इस तरह की कोई दिक्कत हो तो उनके लिए वो सिलेंडर मार्केट से गायब ही हो चुके थे, मिलते ही नहीं थे। बड़े वाले सिलेंडर दुनिया भर की लोगों ने कीमत दी, वो मार्केट से गायब हो गए थे। कुछ दवाइयां ऐसी थी वो मार्केट से गायब हो गई थी, यानी उनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई और पूर्ति ना के बराबर थी, तो उपभोक्ताओं ने दुनिया भर का पैसा दे के भी कुछ कीमत ज्यादा भुगतान करके भी हम खरीदेंगे, और कुछ कीमत ज्यादा भुगतान करके
वस्तुओं को खरीदेंगे, और यानी कहने का मतलब उसमें कीमतें बढ़ाएंगे, और कीमतें बढ़ेंगी तो कहाँ पे जाके रुकेंगी, वापस से हमारी कीमत पी पे आ जाएगी। यानी ये संतुलन की स्थिति पी पे जो है कीमत वापस से आ जाएगी। ये हो गई आपकी अधिमांग की स्थिति। उससे पहले हमने पढ़ा अधिपूर्ति की स्थिति, अधिपूर्ति और अधिमांग। जहाँ पे पूर्ति ज़्यादा है मांग के बजाय उसको अधिपूर्ति कहा, और जहाँ पे मांग ज़्यादा है पूर्ति के बजाय उसको हमने अधिमांग कहा। और सबसे बढ़िया स्थिति है संतुलन की स्थिति। क्लियर है? नहीं है कमेंट बॉक्स में बता दें आप कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं है, फ़ोन कर दें आप, है ना। चलें आज मिटा दें इसको, ये लो भाई। अब एक एग्जाम्पल बताया है उदाहरण के तौर पे आपकी बुक का, वो एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि इसी मांग फलन और पूर्ति फलन की बात करें। एक जगह एक ऐसे बाजार का उदाहरण लेते हैं जहां पे समान गुणवत्ता वाले गेहूं का उत्पादन करने वाले समरूपी खेत हों। यानी ये मान के चलते हैं कि ऐसे खेत हैं, समरूपी खेत हैं जो समान गुणवत्ता वाले गेहूं का उत्पादन करते हैं, और उसके बाजार का मांग वक्र और पूर्ति वक्र इस प्रकार से है। क्यूडी कहा इसने, क्यूडी मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। क्यूडी आपका जो है मांग वक्र है, और मांग वक्र का दिया मान इसने 200 माइनस पी, और बाद में लिखा 0 इज लेस देन इक्वल टू पी एंड पी इज लेस देन इक्वल टू 200। यानी 0 और 200 के बीच में वेरी करेगा, क्योंकि 200 से ज़्यादा जाते ही यहाँ पे आप देखेंगे पी का मान अगर 200 से ज़्यादा चला गया तो माइनस में हो जाएगा, और वहाँ पे मात्रा जो है माइनस में नहीं होती है। हालांकि ये ज़्यादा इसके बारे में गहराई से बात नहीं करेंगे। ये आपका मांग वक्र है। और पूर्ति वक्र बताया जिसको हम इसने लिखा है क्यू एस से। आप डी बराबर 200 माइनस पी लिखेंगे तो भी एक ही बात है। क्यू एस बराबर ये जो पूर्ति वक्र इन्होंने दिया 120 प्लस पी, और इसमें भी जो है एक शर्त आपको बता दी 120 प्लस पी, पी का मान, ये शर्त बता दी, कुछ मिसप्रिंट है इसमें, इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होगा। 120 प्लस पी जो है ये आपका इसमें पूर्ति वक्र दिया है, और पूर्ति वक्र और ये मांग वक्र। संतुलन की स्थिति कब बनेगी? संतुलन की स्थिति तब बनती है जब बाजार की कुल मांग जो है वो और बाजार की कुल पूर्ति जो है वो दोनों बराबर हैं, तब संतुलन की बात हम करेंगे। और संतुलन की बात कब हो सकती है? जब आप देखेंगे, मान लीजिए QD बराबर QS, और QD का मान कितना है 200 माइनस पी बराबर 120 प्लस पी, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लें, माइनस पी, इस पी को उधर ले आए, माइनस पी बराबर 120 माइनस 200, ये हो गया माइनस 2p बराबर माइनस 80, है ना। और माइनस माइनस दोनों तरफ है, हटा दीजिए। p बराबर 80 बटा 2 यानी 40 रुपए कीमत जहां पर होगी वो बाजार की कुल मांग बाजार की कुल पूर्ति के बराबर होगी। यानी यहाँ पे कीमत का निर्धारण हुआ। वो जो दो ग्राफ आपके इस तरह से काट रहे थे, और ये वाला जो बिंदु था ना, वो बिंदु कौन सा था? p बराबर कितना था वहां पे? 40 था। ये आपका यहाँ पे कीमत का निर्धारण हुआ 40। कीमत का निर्धारण कितना हुआ? संतुलित कीमत अगर आपसे पूछता है, इस तरह का प्रश्न दे दिया कि आपके बाजार का मांग वक्र ये है, QD बराबर ये वाला एक प्रश्न बन गया। मान लीजिए आपके CUET 2022 में क्वेश्चन आ गया कि QD का मान 200 माइनस पी है, यानी वहां पे आपको QD देता है या केवल D देता है, लेकिन ये जरूर बताएगा कि वो मांग वक्र है या पूर्ति वक्र है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये पूर्ति वक्र आपका 120 प्लस पी है। तो बाजार संतुलन में कब होगा? तो बाजार संतुलन के लिए वहां पे मांग का मान जो है बाजार की कुल मांग का मान बाजार की कुल पूर्ति के बराबर होना चाहिए। और जब इन दोनों को बराबर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये कीमत आई हमारी 40। समझ में आई बात? अब इस कीमत के ऊपर मांग का मान कितना होगा, पूर्ति का मान कितना होगा, वो हम देखेंगे। कीमत तो आ गई हमारी, बाजार जो है संतुलित कीमत जिसको हमने कहा वो आ गई। तो लेकिन इस कीमत कितनी है? कीमत P बराबर 40 रुपीज। पहला जो हमारा मांग वक्र था वो था QD बराबर 200 माइनस पी था, 200 माइनस पी।
इस संतुलित कीमत पर बाजार की जो मांग होगी वो कितनी होगी, QD बराबर 200 माइनस P का मान कितना आया 40 यानी 160। 160 क्या टन हो सकता है, मिलियन टन हो सकता है, जो भी हो सकता है। इसी प्रकार हमारा पूर्ति वक्र जो था वो था QS बराबर 120 प्लस P और P का मान 40 यानी 120 प्लस 40 कितना आया 60। हमने कहा संतुलन वहां पे बनेगा जहां पे मांग का मान पूर्ति के मान के बराबर है 160, यानी यहां पे 160 मिलियन टन 160 मिलियन टन जो है वो मांग है और 160 मिलियन टन जो है वो पूर्ति है। आप मिलियन टन की जगह बिलियन टन, टन, क्विंटल, किलो जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम अधिपूर्ति और अधिमांग की स्थिति को जो है वो क्लियर करना चाहेंगे कि अधिपूर्ति कब होती है, अधिमांग जो है वो कब होती है। मान लीजिए कीमतें बढ़ गई, मान लीजिए कीमत 40 से बढ़ गई और कीमत 40 से बढ़ के कितनी हो गई 45 हो गई। दोनों फलन जो है हम मांग फलन और पूर्ति फलन को लिख लेंगे एक बार फिर से। मांग फलन था हमारा QD बराबर 200 माइनस P और पूर्ति फलन था 120 प्लस P। ये था कीमत निर्धारण यहाँ पे और संतुलन कीमत जो है वो 40 थी। अब मान लीजिए हम अधिमांग और अधिपूर्ति की बात करेंगे। कीमत जो है वो 40 से बढ़ के हो गई हमारी 45 या 50 जो भी लेना चाहिए, और 45 कीमत जब बढ़ेगी तो इस उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि यहाँ पे अधिमांग की स्थिति बनेगी या अधिपूर्ति की स्थिति बनेगी। तो जैसे QD बराबर हम देखेंगे QD बराबर 200 माइनस P की जगह कितना रख दें 40 के बजाय 45 और ये रखा तो ये आ गया 155। ठीक है, इसी प्रकार QS पूर्ति की मात्रा 120 प्लस 45 कितना आया 165। देखिएगा बेटा हमने कीमत बढ़ाई है, कीमत 40 से बढ़ के 45 हो गई। यहाँ पे मांग का मान 155 और पूर्ति का मान 165। संतुलन की स्थिति नहीं है, पूर्ति ज्यादा है यानी कीमतें बढ़ी तो अधिपूर्ति की स्थिति बनी। क्या बनी, अधिपूर्ति की स्थिति। सरप्लस सप्लाई को हम कहते हैं वो बनी। जब कीमतें बढ़ती हैं तो क्लियर दिमाग में बैठाओ, जब कीमतें बढ़ेंगी तो पूर्ति का मान ज्यादा होगा, मांग का मान कम होगा, अधिपूर्ति की स्थिति बनेगी। ये 40 की 45 हो गई तो ये स्थिति है। अगर 40 का 45 नहीं होके मान लीजिए 40 के बजाय हमने कोई भी दूसरा ले लिया, 30 ले लिया और 30 लिया तो क्या होगा, एक एग्जांपल के जरिए देखें। इसी में हम P की जगह कितना रख देंगे 30 रखेंगे। P की जगह रखा हमने 30 तो हमारे QD का मान जो आया 200 माइनस 30 कितना आया 170 और इसी प्रकार QS का मान जो आ गया 120 प्लस P का मान 30 कितना आ गया 150। यहाँ पे देखिए मांग का मान 170 और पूर्ति का मान 150। कहने का मतलब यहाँ पे मांग का मान ज्यादा है और पूर्ति का मान कम है। और जब मांग का मान ज्यादा होता है और पूर्ति का मान कम होता है तब बनती है हमारी कैसी स्थिति, अधिमांग की स्थिति। किसकी स्थिति, सरप्लस डिमांड की स्थिति, अधिमांग की स्थिति बनती है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बैलेंस, संतुलन। और संतुलन कहां होगा, जहां पे कीमत जो है इस एग्जाम्पल की बात करें तो 40 होगी और इनका उद्देश्य यही रहता है बाजार संतुलन का कि एक ऐसी कीमत निर्धारित की जाए जिस कीमत पे समस्त बाजार की मांग समस्त पूर्ति के बराबर होती हो, वो बाजार संतुलन की स्थिति बनती है। आज इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। क्लियर है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।